हेलो बच्चों, यह है आपका प्यारा सा चैनल जर्नी ऑफ साइंस और इस जर्नी का मैं हूं गाइड पवन कुमार। पिछले वीडियो में हम लोग ने यह सीखा था कि कार्बन कंपाउंड की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे डेली लाइफ में उपयोग में आने वाली बहुत सी वस्तुओं में कार्बन किसी न किसी रूप में मौजूद है। तो कार्बन कंपाउंड्स के इतने अधिक मात्रा में पाए जाने का कई कारण हम लोग बता सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला और प्रमुख कारण है उसको कहते हैं कैटनेशन और सेल्फ लिंकिंग, खुद से जुड़ना। कार्बन में एक बहुत ही अद्भुत क्षमता होती है कि वह अपने जैसे दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ सकता है, वो भी किसी भी नंबर में। वह नंबर 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, और किसी भी शेप में वह स्टेट भी जुड़ सकता है, वह ब्रांच भी जुड़ सकता है, और वह साइक्लिक भी जुड़ सकता है। तो इस यूनिक प्रॉपर्टी को, कार्बन की इस अद्भुत क्षमता को हम लोग कैटनेशन के नाम से जानते हैं, और ये कार्बन कंपाउंड के अधिक होने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा है टेट्रा वैलेंसी। हम लोग को मालूम है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, और 4 वैलेंसी होने की वजह से कार्बन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर सकता है, अर्थात वह सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। और कार्बन पीरियोडिक टेबल में लगभग सभी एलिमेंट्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, खास करके ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ये कार्बन कंपाउंड्स के अधिक होने का दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा आइसोमेरिज्म। हम लोग आइसोमर्स के बारे में पहले भी पढ़े थे। आइसोमर्स किसको कहते हैं? आइसोमर्स वो अलग अलग कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक होता है, लेकिन उनमें एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग है, और इसके वजह से उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल अलग है। जैसे C6H12O6 से हम लोग कई कंपाउंड्स जानते हैं। एक को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, एक को फ्रुक्टोज कहते हैं, मैनोज, डेक्सट्रोज। ये सब क्या है? एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दिखाए जाने वाले अलग अलग कंपाउंड्स हैं। ये सब आपस में आइसोमर्स कहलाते हैं। तो जैसे जैसे चेन में, कार्बन के चेन में जैसे जैसे एटम्स की संख्या बढ़ेगी, आइसोमर्स की संभावना बढ़ेगी। चौथा बड़ा कारण हम लोग कह सकते हैं साइज ऑफ एटम। कार्बन छोटा एटम है, कार्बन में 2 ही सेल है, K और L। तो छोटा एटम होने के कारण कार्बन में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वह स्ट्रांग है, मजबूत है, और इसीलिए कार्बन कंपाउंड्स नेचर में स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं। और अंतिम कारण है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड तो बना ही सकता है, डबल और ट्रिपल भी बना सकता है। 4 नहीं बनाता है, क्यों नहीं बनाते हम लोग हायर क्लास में सीखेंगे, बट अभी हम लोग जाने कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तक बना सकता है, जुड़ सकता है कोवेलेंटली। और ये भी कार्बन कंपाउंड के अलग अलग होने का, अधिक संख्या में होने का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये सब आपस में अलग अलग कंपाउंड है। तो ये सब कारण से कार्बन कंपाउंड की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक रफ एस्टिमेट है कि लगभग 5 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग को भी मालूम है। और इन सभी कंपाउंड्स को हम लोग एक अलग ब्रांच में पढ़ते हैं, और उस ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, तो फिर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्टडी को कह रहे हैं हम लोग। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं? देखिए, आज से लगभग 200 साल पहले जो साइंटिस्ट थे या केमिस्ट थे, उन्होंने जो भी नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंसेज हैं उसको 2 भागों में बांटा। एक वह जो कि लिविंग सोर्सेज से प्राप्त हो रहे थे, प्लांट या एनिमल से प्राप्त हो रहे थे, उसको वो लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोले। और जो नॉन लिविंग सोर्सेज से प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो रॉक हो या मिनरल हो, उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया। और तब तक लोगों की यह धारणा भी हो गई थी कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ लिविंग सोर्सेज से प्राप्त कर सकते हैं, उसको आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। तो इसी संबंध में एक वैज्ञानिक थे, स्वीडिश साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी का कहना था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वह
प्राणियों के शरीर में बनते हैं, वो भी एक रहस्यमयी फोर्स की एक वजह से, जिसको हम लोग वाइटल फोर्स कहते हैं। और चूंकि वह फोर्स बाहर में नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली नहीं बना सकते हैं। और लोग बहुत दिन तक यही समझते भी रहे कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, प्रोटीन्स को, शुगर है, फॉयल, फैट, विटामिन, ये सब को हम आर्टिफिशियली नहीं बना सकते हैं। लेकिन 1828 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक होलर। उन्होंने गलती से, कहीं एक्सीडेंटली, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया, यूरिया, वो भी बिल्कुल दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। वे अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट के एक्वा सॉल्यूशन को गर्म किए, और गर्म करने के कारण क्या हुआ कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखा जाए, इसका Cl के में लगा और इसका CnO यहाँ। तो इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से अमोनियम साइनेट नाम का एक अनस्टेबल सब्सटेंस बनता है। और वह जो अमोनियम साइनेट चूंकि अनस्टेबल नेचर का है, तो ज़्यादा हीट होने के कारण रीअरेंजमेंट हो गया और यूरिया का निर्माण हुआ, जो कि ह्यूमन बीइंग्स और दूसरे मैमल्स के यूरिन का एक कंपोनेंट है। तो इस तरह से लोगों को लगा कि भाई हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो आर्टिफिशियली ही बना लिए। और बाद में जो कुछ और जो खोज हुआ, जैसे कि एसिटिक एसिड का कॉल्बे के द्वारा, या फिर मीथेन का बार्टलॉट के द्वारा, तो धीरे धीरे यह जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वह खत्म होने लगा। और लोगों को यह समझ में आने लगा कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग आर्टिफिशियली बना सकते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी दो तरह का हो गया, एक नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसको पहले जरा नोट कर लीजिए। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के खत्म होने के बाद ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स का डिफिनीशन, जो ओरिजिनल डिफिनीशन था, वही खत्म हो गया। लेकिन तब तक लोगों को यह पता चल चुका था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें दो एलिमेंट्स जरूर हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये दोनों एलिमेंट्स जरूर मौजूद हैं। और उसके अलावा ओकेजनली और दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हेलोजेंस हो सकते हैं, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये दोनों जरूर है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और इस तरह से हाइड्रोकार्बन सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाया। और बाकी जो दूसरा हाइड्रोकार्बन्स है उनके बारे में यह माना गया कि वह इसी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम का दूसरे एटम के द्वारा हटने से बना है। मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वह या तो हाइड्रोकार्बन्स हैं या इसका डेरिवेटिव्स है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहा जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव के स्टडी को। दस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the study of hydrocarbons and their derivatives। नोट कर लीजिए जरा। तो चूंकि हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग को उसको बांटने की जरूरत महसूस हुई। और हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग बांटते हैं तो बांटने का एक आधार चाहिए। तो यह हमारा पहला आधार है डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ कार्बन एटम्स। कहने का यह मतलब है कि अगर कार्बन एटम 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है तो उसके पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अलग अलग एटम्स मौजूद है या नहीं। इस आधार पर हम लोग उसको दो भागों में बांटे हैं। पहला, जिसको हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं, संतृप्त इसको हिंदी में कहा जाता है। तो ये इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन एटम्स के पास सेटिस्फाइड नंबर ऑफ जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उसको बनाने के लिए एटम्स या ग्रुप्स मौजूद है। मतलब इस तरह के हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ। और चूंकि शुरुआती दौर में यह देखा गया था कि ऑर्डिनरी कंडीशंस में यह सब जो कंपाउंड्स हैं जो कि आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, कार्बन कंपाउंड्स, वह किसी भी केमिकल एजेंट के प्रति बहुत कम लगाव रखते हैं, बहुत कम रिएक्शन शो करते हैं। इसलिए इनका पहले प्राचीन नाम पड़ा था पैराफिन्स। ये लैटिन वर्ड है, पैरा मीन्स होता है लिटिल
पैरा मीन्स होता है लिटिल, बहुत कम है ना, थोड़ा। और एफिनिस मीन्स होता है लव, लव। तो इनको चूंकि केमिकल एजेंट के प्रति बहुत कम लगाव था, इसलिए इसको पहले पैराफिन्स कहा जाता था। और आजकल जो आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, तो आजकल जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उनका नाम एल्केन्स है। और दूसरे तरह का हाइड्रोकार्बन्स को अनसैचुरेटेड कहा जाता है। ये इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन एटम को 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 अलग अलग एटम्स मौजूद नहीं है ना, मतलब उनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या दूसरा ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद नहीं है। इसलिए मजबूरी में 2 कार्बन आपस में या तो डबल बॉन्ड से अथवा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार के हो गए। एक वह जिसमें 2 कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है बट एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड हो। और दूसरा वह जिसमें 2 कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड। तो जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड है उसको हम लोग एल्कीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन्स, ALKENES, एल्कीन्स। और जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम लोग एल्काइंस कहते हैं, ALKYNES। तो इस एल्कीन्स और एल्काइंस को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम दिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एल्केन को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नोट डाउन इट। हाइड्रोकार्बन्स को बांटने का दूसरा आधार है हम लोग के पास कि कार्बन चेन उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर वह स्ट्रक्चर इस तरह से ओपन हो या इस तरह से हो जिसका ओर और छोर हो, तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम लोग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसको एसाइक्लिक भी कहा जाता है। ए नेगेटिव वर्ड है, साइकिल नहीं, बिना साइकिल का। या इसका एक और नाम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी है। यह भी एक ग्रीक वर्ड से एलिफेटॉस मतलब होता है फैट, क्योंकि इसमें से अधिकांश जो है ना वह एनिमल या वेजिटेबल फैट से प्राप्त किया जाता था, इसलिए इसका एक और नाम पड़ गया एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो ओपन चेन में तीनों आ गए हम लोग के, आपका एल्केन भी आ गया, एल्कीन्स भी आ गया और एल्काइंस भी। फिर दूसरे तरह का हाइड्रोकार्बन है क्लोज चेन या साइक्लिक, जिसमें क्या होता है कि वे रिजेंबल लाइक ओपन चेन, उनका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत ओपन चेन से मिलता है, लेकिन उसमें जो कार्बन का जो चेन स्ट्रक्चर है वह क्लोज या रिंग है, मतलब उनके मॉलिक्यूल में कम से कम एक क्लोज या रिंग चेन जरूर मौजूद है। इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्लोज चेन या साइक्लिक। और तीसरे तरह के हाइड्रोकार्बन को हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए, एरोमा एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ जिसका मतलब होता है सुगंध। एरोमा एक ग्रीक वर्ड से एरोमा, इसको हम लोग फ्रैग्रेंट स्मेल बोलते हैं, फ्रैग्रेंट स्मेल। ये एक खास तरह का हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि इसका जो पहला मेंबर बेंजीन है उसमें गंध पाया जाता है, और इसके मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स में भी एक फ्रैग्रेंट स्मेल, सुगंध या दुर्गंध भी, आजकल तो ऐसा भी हो चुका मिल चुका है हम लोग को। और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ओपन और क्लोज से बिल्कुल नहीं मिलती है, वो एक अलग तरह का प्रॉपर्टी रखते हैं, इसलिए इनको अलग रखा गया है। और इसका जो पहला मेंबर है उसको बेंजीन कहते हैं। इसका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि नैप्थलीन जो फिनाइल का गोली मम्मी बक्सा वगैरह में डालते हैं कपड़ा को बचाने के लिए कीटाणु वगैरह से, तो वो भी आप, या टॉलिन आप नाम सुने होंगे। ये सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल है। और आजकल इसको हम लोग एरीन्स कहते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम या मॉडर्न नेम एरीन्स है। ठीक है, तो इसको जरा सा नोट कर लो। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को नाम देना सीखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग या नोमेनक्लेचर कैसे होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स का नाम देने का 2 तरीका है, 2 मेथड्स। पहला तरीका को कॉमन नेम्स कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शुरुआती दौर में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या कम थी, तो हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कॉमन नाम से जाना जाता था। और कॉमन नाम में कोई रूल्स वगैरह नहीं है। जनरली जो उसका इनिशियल सोर्स है, जहाँ से वह पहली बार प्राप्त किया गया है, उसी पे उसका नाम रखा जाता था।
जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाए कि अगर आपका फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, तो वह किससे शुरू में प्राप्त हुआ था? तो लाल चुत्ती, जो जिसको रेड एंट, और जिसको कि लैटिन में फॉर्मिकस हम लोग बोलते हैं, फॉर्मिकस, फॉर्मिकस, फॉर्मिकस माने होता है रेड एंट, लाल चुत्ती, है ना। तो रेड एंट के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से फॉर्मिक एसिड प्राप्त हुआ था, इसलिए उसका नाम उसी रेड एंट पर फॉर्मिक एसिड पड़ गया। उसी तरह से एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, यह भी एक लैटिन वर्ड है, एसिटम मतलब होता है विनेगर, उससे प्राप्त हुआ था शुरू में, इसलिए इसका नाम एसिटिक एसिड पड़ गया। या साइट्रिक एसिड नाम सुने होंगे, साइट्रस फ्रूट से, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, तो साइट्रस फ्रूट से उसको प्राप्त किया गया था, इसलिए उसको हम लोग साइट्रिक एसिड का नाम दिया। तो कॉमन नेम्स बहुत कम संख्या में है, सबके लिए नहीं है, कुछ ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग कॉमन नेम्स जानते हैं, और इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, जनरली इनिशियल सोर्स पे ही नाम पड़ गया। और हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो ऑफिशियल नाम दिया गया वह एक संस्था के द्वारा दिया गया, जिसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इस संस्था का 2 जगह हेडक्वार्टर्स है, स्विट्जरलैंड और जेनेवा में। और सबसे पहले यह जो संस्था है एक सेट ऑफ रूल्स जारी की, रूल का एक कहिए तो संग्रह जारी की, जिसके द्वारा हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को नाम दे सकते हैं। 1947 में IUPAC के द्वारा एक सेट ऑफ रूल्स को जारी किया गया और उस रूल्स में टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशंस हुआ, और सबसे जो लास्ट मॉडिफिकेशन है वह 1993 का है। तो 1993 के मॉडिफिकेशन से ही अपने में लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। और यह जो IUPAC नेम है वह सबके लिए है, किसी भी तरह का हाइड्रोकार्बन क्यों नहीं हो, उसका कॉमन नेम हो चाहे नहीं हो, IUPAC नेम जरूर होगा, और एकदम यूनिक होगा, वह नाम दूसरे को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो IUPAC के कहना है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के नाम का 2 अथवा 3 पार्ट होगा। अकॉर्डिंग टू IUPAC, the name of each organic compound has 2 or 3 parts। किसी में 2 भाग है, किसी में 3, नेमली वर्ड रूट, दूसरा है प्रीफिक्स, और तीसरा है सफिक्स। इसको पहले से दूसरा है सफिक्स और तीसरा है प्रीफिक्स। तो IUPAC का कहना है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के नाम का 2 अथवा 3 पार्ट होगा, वर्ड रूट तो जरूर होगा, और उसके साथ सफिक्स होगा, और हो सकता है किसी के साथ प्रीफिक्स भी हो। तो जरा इसको नोट कर लेते हैं। तो यह जो वर्ड रूट है, IUPAC का कहना है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का 2 अथवा 3 हिस्सा होगा, और पहला हिस्सा निश्चित रूप से वर्ड रूट होगा। यह वर्ड रूट क्या करता है? तो यह वर्ड रूट इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ मेन कार्बन चेन। यह जो मेन या पेरेंटल कार्बन चेन है उसके नेचर को बताता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर उसमें देखा जाए, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेन चेन में कितना कार्बन है, और उसके बदले क्या आपका वर्ड रूट आएगा। तो अगर मेन चेन में कार्बन की संख्या 1 हो तो वर्ड रूट आएगा मीथ, अगर 2 हो तो वर्ड रूट आएगा उसका ईथ, 3 हो तो वर्ड रूट आएगा प्रॉप, और 4 हो तो वर्ड रूट आएगा ब्यूट। इसको बट नहीं पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे, ठीक है। यह जो 1 से 4 तक जो नाम है वह स्पेशल नेम्स है, और वह किस पर है? तो एल्केन्स के कॉमन नेम पर वह है। मीथ, ईथ, प्रॉप और ब्यूट एल्केन्स के कॉमन नेम पर रखा गया।
लेकिन 4 के बाद जो भी नाम है, जैसे अगर 5 कार्बन है तो इसके लिए जो वर्ड रूट आएगा वो पेंट है, 6 है तो हेक्स है, 7 है तो हेप्ट है, 8 है तो ऑक्ट है, 9 है तो नून है, 10 है तो डेक है, 11 है तो अनडेक है, 12 है तो दो डेक है। तो ये 4 के बाद से मतलब 5 से लेके जो भी रेस्ट है वह क्या है, तो वह जो आपका पहले जमाने में जो ग्रीक जो कह सकते हैं नंबर रूट्स है, ग्रीक न्यूमरल्स कह सकते हैं, वो है। और इन सब के बदले एक नाम है अल्क, जनरल नेम इज अल्क, मतलब मीथ ईथ प्रोप ब्यूट के बदले एक कॉमन नेम सबका हो सकता है। जैसे क्लास 10 के स्टूडेंट का अलग अलग नाम होगा, लेकिन एक साथ हम उसको क्लास 10 का स्टूडेंट कह सकते हैं, किसी इंडिविजुअल का अलग नाम है। जस्ट वैसा ही ये सब का एक जनरल नेम होगा अल्क, लेकिन एक कार्बन को मीथ कह रहे हैं, 2 कार्बन को ईथ कह रहे हैं, 3 को प्रोप और 4 को ब्यूट। ये सब स्पेशल नेम है और बाकी आपका रोमन न्यूमरल्स है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लिया जाएगा। आईयूपीएसी सिस्टम के अनुसार से जो हाइड्रोकार्बन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके नाम का दूसरा हिस्सा, जो दूसरा पार्ट है, उसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। हम लोग जानते हैं सफिक्स वह वर्ड या वर्ड का समूह है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदलते हैं। तो यहाँ भी लास्ट में लगेगा, किसके लास्ट में, वर्ड रूट के लास्ट में लगेगा। ठीक है, और यह सफिक्स भी 2 तरह का है, एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सफिक्स और दूसरे को हम लोग सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स क्या बतलाता है, तो प्राइमरी सफिक्स बतलाता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ मेन कार्बन चेन। मेन कार्बन चेन में कार्बन का सैचुरेशन है, मतलब वह कार्बन सेटिस्फाइड चेन है या अनसेटिस्फाइड है, वो बतलाता है। जैसे देखा जाए टाइप ऑफ कार्बन चेन है और इसका जो है सो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, सो देखा जाए हम लोग एक बार इसको समझ लें। प्राइमरी सफिक्स, तो अगर कार्बन चेन सैचुरेटेड है, अगर कार्बन चेन सैचुरेटेड है कहने का मतलब कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसके लिए जो सफिक्स आएगा वह आएगा ANE। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं आपने पढ़ा होगा मीथेन, तो मीथ क्या है, वर्ड रूट है, और ANE क्या बता रहा है, वह डिग्री ऑफ सैचुरेशन बता रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और वह भी एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड वाला है, तो उसके लिए जो सफिक्स आएगा वह आएगा ENE, एल जैसे मान लीजिए इथीन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो 2 कार्बन एटम के बीच में, उसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स आएगा वह आएगा YN, अल्काइन। ठीक है, तो ये प्राइमरी सफिक्स हैं, ये क्या बतलाते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को बतलाते हैं कि कार्बन जो मेन कार्बन चेन है वह कैसा है, सैचुरेटेड है अथवा अनसैचुरेटेड। और सेकेंडरी सफिक्स क्या बतलाता है, तो यह फंक्शनल ग्रुप को बतलाता है, फंक्शनल ग्रुप को बतलाता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल से लेके समझाते हैं, जैसे इथेनॉल लिखा हुआ है, कहीं आप लोग पढ़े होंगे इथेनॉल, तो ईथ बता रहा है कि कार्बन एटम्स की संख्या 2 है, AN बता रहा है कि कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और ऑल बता रहा है कि एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसका नाम अल्कोहल है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस हाइड्रोकार्बन के नाम में वर्ड रूट और प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स दोनों लगा हुआ है। तो इसको जरा सा नोट कर लेते हैं। अब आईयूपीएसी के अनुसार किसी हाइड्रोकार्बन में प्रीफिक्स भी लगा हुआ हो सकता है। प्रीफिक्स मतलब ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड के आगे आकर उसके अर्थ को चेंज कर दे। यहाँ पे आगे ही लगेगा, किसके आगे, वर्ड रूट के आगे लगेगा। ठीक है, तो आपका जो है सो प्रीफिक्स भी किसी हाइड्रोकार्बन के नाम में हो सकता है।
और सफिक्स के भांति ही प्रेफिक्स भी दो तरह के हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रेफिक्स, ठीक है। प्राइमरी प्रेफिक्स यह क्या बतलाता है? यह बतलाता है कि आपका जो हाइड्रोकार्बन है वह साइक्लिक नेचर का है ना। इंडिकेट द साइक्लिक नेचर, इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है साइक्लोब्यूटेन मान लीजिए लिखा हुआ है, तो यहाँ ब्यूट क्या हुआ? यह बतलाता है कि मेन चेन 4 है, मतलब 4 कार्बन एटम्स का चेन है। एन बतलाता है कि भाई चारों के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। और साइक्लो बतलाता है कि आप इस तरह से साइक्लिक जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स है जो कि सबसे पहले जो कि यह बतलाता है कि दिया गया हाइड्रोकार्बन साइक्लिक है कि नहीं, ठीक है। उसी तरह से सेकेंडरी प्रीफिक्स भी होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या क्या चीज बतलाता है? तो पहला बात तो यह एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स को बतलाता है। सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स कर सकते हैं, SUBSTIT, जिसकी गिनती जिस एटम की या ग्रुप ऑफ एटम्स की गिनती मेन चेन में नहीं है, वो छूट गया है गिनने में, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। हम लोग आगे इसके बारे में बात भी करेंगे। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को भी बताता है और फंक्शनल ग्रुप को भी बताता है। कहीं कहीं फंक्शनल ग्रुप को भी बताता है। जैसे उदाहरण दिया जाए, जैसे लिखा होगा, जैसे आप इसको देखें, जैसे लिखा हो क्लोरोमीथेन, तो क्लोरो बतलाता है, मीथ बतलाता है कि एक कार्बन है, एनी बतलाता है कि सिंगल बॉन्ड है, और क्लोरो आगे एक फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है जो कि क्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ यह क्या है? यह सेकेंडरी प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप को बतला रहा है। जबकि सब्स्टिट्यूएंट में मान लीजिए लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि आगे में कुछ लिखा हुआ हो, इथाइल ब्यूटेन, इस तरह से, तो ये आगे लगा हो, ये एल्काइल ग्रुप को बतला रहा है, ठीक है। ब्यूटेन तो नहीं होगा, खैर। तो यह सब्स्टिट्यूएंट जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स दो चीज को बतलाता है, सब्स्टिट्यूएंट्स को बतलाता है और फंक्शनल ग्रुप को बतलाता है। इसको भी नोट कर लेते हैं, तो फिर आगे देखते हैं। आइए हम लोग अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन का नाम लेना सीखें, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले एल्केन्स। और ये बात याद आपको रखना होगा कि द एल्केन का जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला जो है वह है CnH2n+2, और जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, कम से कम 1 है और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+2, जहाँ n 1 से शुरू होता है, और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, विथ कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हो, कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हो। तो इस तरह का जो हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड हुआ, और इसका हम लोग नाम देना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन नेम देख लें, अलग अलग हम लोग सीखेंगे कॉमन नेम कैसे दिया गया, आईयूपीएसी नेम कैसे दिया। तो देखा जाए, अगर हम लोग n का वैल्यू कम से कम 1 रखें तो इस फॉर्मूला पे बैठेगा C1H2 गुना 1+2, तो हो जाएगा CH4, और इसका जो कॉमन नेम है वह मीथेन है, और मीथेन को हम लोग बोर्ड पर इस तरह से हाइड्रोजन के साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन का मीथेन मॉलिक्यूल में, हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो एक्चुअली में कैसा, ये तो हम लोग बोर्ड पर दिखा रहे हैं सहूलियत के लिए। एक्चुअली जो मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग बॉल एंड स्टिक मॉडल से हम लोग दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह का होता है। मान लीजिए यह काला वाला एटम कार्बन है और यह कोवेलेंट बॉन्ड है,
और इसको छोटा वाला को हम लोग हाइड्रोजन मान लें, तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, मीथेन मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो ये 4 हाइड्रोजन से हम लोग जोड़ के दिखाते हैं। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से होगा। समझ लें बात को। ये स्ट्रक्चर बोर्ड पर सुविधा के लिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें चारों हाइड्रोजन एटम्स एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के वर्टिसेज पर हैं, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। और अगर हम लोग इसका जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें शेयरिंग को दिखाना चाहें, तो ये कार्बन है, पहले हम लोग कार्बन लिख देंगे और उसके 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को है वो इस तरह से डिनोट कर देंगे। और हाइड्रोजन में जो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग मालूम नहीं है, हम लोग एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग दर्शाएंगे। ठीक है, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक। और वो सबसे पहले कार्बन का ऑक्टेट पूरा करेंगे, तो देखा जाए 8 पूरना चाहिए, 2, 4, 6 और 8। और हाइड्रोजन को डुप्लेट चाहिए, मतलब इसको हीलियम का कन्फिग्रेशन चाहिए, तो ये रहा 2। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ ये हम लोग कार्बन के इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ एक ध्यान देने वाला बात है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्रॉस से दिखाए हैं और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को डॉट से। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्रॉस या डॉट के जैसा होता है, बस इलेक्ट्रॉन जो है वह एक सिंबल है इसका। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का बादल होता है, इलेक्ट्रॉन ना तो क्रॉस है ना डॉट है। तो ये आपका मीथेन हुआ। उसी तरह से इसको मिटाते हैं हम, देखिएगा इसको मिटाते हैं। उसी तरह से अगर हम n का वैल्यू 2 रखें तो फॉर्मूला बनता है क्या, C2H2 2 × 2 + 2, तो हो जाएगा, यह हो जाएगा C2H6। और इसका कॉमन नेम जो है वह इथेन है, कॉमन नेम एक्चुअली इथेन है। ठीक है, और इसको हम लोग इथेन में जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में इस तरह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और हाइड्रोजन जो है सो वो इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दूं कि एक्चुअल में जो अरेंजमेंट होगा वो ऐसा नहीं होगा, जो एक्चुअल अरेंजमेंट होगा वो ऐसा होगा। वो हम लोग सुविधा के लिए वैसे सिर्फ दिखाते हैं। जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है उसको हम लोग बॉल एंड स्टिक मॉडल से हम लोग दिखा सकते हैं। तो मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल अरेंजमेंट है वो ऐसा है, जिसमें कि आपका 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन एटम्स, और ये सब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और वह क्या है, एक्सपैंडेड है, फैला हुआ। और जबकि यह जो है इसको शॉर्ट में लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, बट यहाँ C और C के बीच में सिंगल कार्बन है, C और H के बीच में नहीं है। ठीक है, यहाँ C और C के बीच में CH3। और अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो वही काम करेंगे। हम लोग यहाँ कार्बन, प्रत्येक कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन पहले दिखा देंगे, और जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे हम लोग। अब कार्बन का ऑक्टेट पूरा करना है हमको, तो देखा जाए ये 2 4 6 और 8, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका पूरा कर देते हैं तो 2 4 6 और 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ये हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा करना है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। उसी तरह से अगर n का वैल्यू लिख लिए हैं, उसी तरह से अगर n का वैल्यू 3 रखा जाए, n का वैल्यू अगर 3 रखा जाए तो फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा C3H2 × 3 + 2 है ना, तो हो जाएगा C3H8। इसका कॉमन नेम है प्रोपेन, इसका कॉमन नेम है प्रोपेन। ठीक है, और इसको हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ऐसे ऐसे,
इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं या ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक्चुअली में मॉलिक्यूल तो ऐसा होता नहीं है, तो सुविधा के लिए हम लोग का, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में कैसा होगा तो हम लोग बॉल एंड स्टिक मॉडल से फिर से दिखा सकते हैं कि एक्चुअल में मॉडल कैसा, मॉलिक्यूल कैसा होगा। तो एक्चुअल में मॉलिक्यूल ऐसा होगा। एक्चुअल में मॉलिक्यूल इस तरह का होगा। तो हम लोग वो जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट सिर्फ हम लोग सुविधा के लिए बनाते हैं। मॉलिक्यूल आप इसको ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉलिक्यूल चेंज होने वाला नहीं है। तो ये हम लोग सुविधा के लिए बनाते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग, ये एक्सपेंडेड हुआ है, इसको हम लोग बंद भी कर सकते हैं। तो ये लिखाएगा CH3 CH2 CH3। और इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर लिखना हो तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। 3 कार्बन है, 1 2 3, और प्रत्येक कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन पहले हम लोग बना लेंगे, और जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन लिख देंगे, और उसका एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग शो करेंगे। अब प्रत्येक कार्बन का ऑक्टेट पूरा करना है, तो इसके बारे में सोचा जाए तो 2 4 6 और 8 पड़ गया। इसके बारे में सोचा जाए तो इधर 2 है, इधर 4 6 और 8, इसका भी पड़ गया। इसके बारे में सोचा जाए तो 2 4 6 और 8 पड़ गया। और प्रत्येक हाइड्रोजन का आपको सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट पुराना है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आगे देखें, अगर n का वैल्यू 4 रखा जाए तो हो जाएगा C4H2 × 4 + 2, तो हो जाएगा C4H10। इसको हम लोग ब्यूटेन कहते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर हम लोग 2 प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, तो देखा जाए, हम लोग बात भी किए थे कि जैसे जैसे चेन में एटम्स की संख्या बढ़ेगी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो अभी तक पॉसिबिलिटी नहीं थी, अब पॉसिबिलिटी है। तो देखा जाए कैसे, एक पॉसिबिलिटी हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और एक पॉसिबिलिटी हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे ड्रॉ किया और हाइड्रोजन को प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड पूरना चाहिए, तो एक पहले तो 3 हाइड्रोजन इसको चाहिए। उसी तरह इसका 2 पूरा हुआ है तो मात्र 2 ही चाहिए। इसका भी 2 पूरा हुआ है तो इसको भी 2 ही हाइड्रोजन चाहिए। इसका 1 है तो इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और CH3। इसको हम लोग बोलेंगे N ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन। जबकि इसमें हम लोग सोचें तो इसका एक कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसको 3 और बनाना चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन अपने मन से भी लिख दिए। इसको भी 3 चाहिए क्योंकि एक ही है, और इसको भी 3 चाहिए क्योंकि एक ही है। बट इसका देखा जाए तो इसको 3 तरह बना हुआ एक ही चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं CH3 CH CH3 CH3, या इसको और शॉर्ट में लिखा जाए तो CH3 3 टाइम्स CH, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। तो एल्केन में आपको ये आपका चौथा नेम है। पहला मीथेन हो गया, दूसरा इथेन, तीसरा प्रोपेन, और ब्यूटेन में 2 आइसोमर्स है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इसको मिटाते हैं। फिर इसी तरह से अगर एन का वैल्यू 5 रखते हैं हम लोग, एन का वैल्यू हम लोग 5 रखते हैं, तो आपका हो जाएगा C5H2 × 5 + 2, तो हो जाएगा C5H12। और C5H12 को हम लोग कई तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। चूंकि चेन में एटम की संख्या बढ़ने लगी
तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी बढ़ने लगी, आइसोमर्स बढ़ने लगा। देखा जाए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो हम लोग 5 कार्बन एटम को सीधे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और हाइड्रोजन अपने मन से भर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा करते हैं और हाइड्रोजन को अपने मन से सेटिस्फाई कर दिए कार्बन के टेट्रावैलेंसी को, तो इसको कहा जाएगा एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग 4 कार्बन का चेन बनाए और सेकेंड कार्बन चाहे इधर से अथवा इधर से किसी, क्योंकि पेन ऐसे रखा जाए या ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 4 कार्बन का चेन बनाकर एक में सेकेंड कार्बन पर ब्रांचिंग कर देते हैं और हाइड्रोजन अपने मन से भर लेते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन अपने मन से भर लिए हम लोग, तो इसको हम लोग आइसो पेंटेन का नाम देंगे। लेकिन एक स्ट्रक्चर और भी ड्रॉ किया जा सकता है इस तरह से, और हाइड्रोजन अपने मन से पुराएंगे हम लोग। प्रत्येक कार्बन का 4 वैलेंसी है, तो अगर एक बॉन्ड बनाया है तो उसको 3 और चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और CH3, या शॉर्ट में लिखा जाए तो CH3 कितना टाइम्स, तो 4 टाइम्स और C। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नियोपेंटेन। तो एल्केन्स का कॉमन नेम यही तक है, इसके बाद किसी भी एल्केन का कॉमन नेम नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे चेन आप बढ़ाएंगे तो ब्रांचिंग 2 पे करें या 3 पे करें ये नहीं पता चलेगा। तो एल्केन में कुल मिलाकर के आपको कितना नाम याद रखना है, तो आपको मीथेन याद रखना है, इथेन याद रखना है, प्रोपेन याद रखना है, और ब्यूटेन में 2 था, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, और पेंटेन में 3 था, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो एल्केन में कुल मिलाकर के आपको 10 लेवल तक इतना ही नाम बहुत हो गया। ठीक है, तो ये हुआ एल्केन्स, जरा इसको नोट कर लें। आइए हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्केन्स का आईयूपीएसी नाम देना सीखें। तो आईयूपीएसी नाम देने से पहले हम लोग को एक चीज जानना है, एल्काइल ग्रुप। देखें एल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं, क्योंकि आईयूपीएसी नेम इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एल्काइल ग्रुप कहते हैं कि अगर किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन हट जाता है, माइनस हाइड्रोजन, अगर when a hydrogen is removed from an alkane, an alkyl group is obtained, तो alkyl group प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यह एक एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसका नाम क्या है, मीथेन है। क्या नाम है, मीथेन। और इससे अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो कुछ हालत इस तरह से होगा, है ना, एक बॉन्ड खाली दिखाएंगे, तो इसको हम लोग मिथाइल ग्रुप कहते हैं, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, मीथेन से मिथाइल ग्रुप मिला। तो व्हेन ए हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एल्केन, एन अल्काइल ग्रुप इज ऑब्टेन्ड। और अल्काइल ग्रुप्स रियल स्पीशीज नहीं है, वो स्पीशीज का एक पार्ट है। ठीक है, हम लोग उसको नाम देने में जरूरत इसकी पड़ेगी। उसी तरह से अगर इथेन लिखा जाए, इसको हम लोग इथेन बोलते हैं। इथेन से अगर एक हाइड्रोजन हटा देते हैं हम लोग, तो हम लोग को यह मिलता है जिसको हम लोग C2H5 इथाइल ग्रुप बोलते हैं, इथाइल ग्रुप। तो मीथेन से मिथाइल ग्रुप की प्राप्ति होती है, इथेन से इथाइल ग्रुप। उसी तरह से अगर हम लोग प्रोपेन देखें C3H8, ठीक है, तो इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटाया जाए तो देखा जाए इसमें से हाइड्रोजन हटाने में 2 ऑप्शंस हैं। इसका जब हम लोग एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब समझ में आएगा। इसको देखा जाए तो इसमें आप
इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका किसका, प्रोपेन का है। ये है आपका किसका, प्रोपेन का। प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। तो प्रोपेन के स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन है वह दो तरह का हाइड्रोजन है। कुछ हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन पे लगे हुए हैं, मतलब ऐसा कार्बन जो कि सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ऐसा कार्बन जो कि सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ उसको हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं। प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे ये कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है और ये कार्बन सिर्फ इससे, ये दोनों आपस में प्राइमरी कार्बन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई कार्बन है जो कि दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे ये आप देखिए ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, यह भी आपका देखिए तो एक ही कार्बन से जुड़ा है, लेकिन यह आपका दो कार्बन से, इसको हम लोग सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। उसी तरह से अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे इसको देखा जाए तो यह 3 कार्बन, इसको टर्शियरी कार्बन कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन। और अगर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो कोई कार्बन तो उसको क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। 5 तो हो ही नहीं सकता, कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो इस स्ट्रक्चर में ये क्वाटरनरी कार्बन है, जबकि ये सब प्राइमरी कार्बन है। तो इसको, इसमें जो हाइड्रोजन है ये 1 2 3 और ये 1 2 3, ये सब प्राइमरी कार्बन के हाइड्रोजन से, मतलब प्राइमरी हाइड्रोजन से। तो अगर ये 6 में से कोई हटेगा तो हालत कुछ इस तरह का होगा, CH3 CH2 CH2 और एक बॉन्ड, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे N प्रोपाइल ग्रुप। लेकिन अगर इस दोनों में से कोई हटे तो आपका ये बात हो जाएगी। अगर इस दोनों में से कोई हटता है, ठीक है, माइनस से लिख देते हैं, तो आपका हो जाएगा CH3 CH एक बॉन्ड छोड़ देंगे और CH3, या हम इसको शॉर्ट में 2 बार लिख सकते हैं, CH3 2 टाइम्स और CH बॉन्ड, और इसका नाम पड़ जाएगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल, तो ये एल्काइल ग्रुप है कि अगर किसी एल्केन से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो एल्काइल ग्रुप मिलता है। मीथेन से मिथाइल ग्रुप, इथेन से इथाइल ग्रुप, और प्रोपेन से 2 चीज मिल सकता है, एन प्रोपाइल ग्रुप और आइसोप्रोपाइल ग्रुप, क्योंकि इसमें 2 तरह का हाइड्रोजन है, ठीक है। और यह सब रियल स्पीसीज नहीं है, मतलब कहीं आपको रखा हुआ नहीं मिलेगा किसी बोतल में या किसी कंटेनर में। एक्चुअली में ये रियल स्पीसीज का पार्ट है, इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ रियल स्पीसीज। तो अब हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्केन्स का नोमेनक्लेचर देखेंगे कि हम लोग किस तरह से उसका नाम देते हैं एल्केन्स का, ठीक है। तो एल्केन्स जो IUPAC सिस्टम है उनका कहना है कि जो भी नोमेनक्लेचर है, नेमिंग सिस्टम है, वह रूल्स के द्वारा आते हैं। तो रूल्स, पहला रूल कहता है कि जो सबसे लंबा पॉसिबल चेन आपको दिख जाए कार्बन एटम का, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम इज सेलेक्टेड, और आप उसमें जितना भी कार्बन एटम्स है उसके अनुसार से उसका नाम देते हैं। कैसे, जैसे आपको देना है अल प्लस ANE, अल्केन, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, IUPAC नेम, IUPAC नेम किसका, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तो पहला रूल है कि जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है कार्बन एटम का उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसमें जितना भी कार्बन एटम्स है, 2 है 3 है 4 है, उसके अनुसार से नाम देना है अल प्लस ANE। अल याद होगा, ईथनील प्रोप्यूट, ठीक है। दूसरा रूल कहता है कि जो भी छूट गया है उस गिनती में उसको हम लोग अलग से नाम देंगे और उसको हम लोग एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे। जो भी छूट गया है, ठीक है, तो जो एल्काइल ग्रुप छूट रहा है उस गिनती में नहीं आ पाया, दे विल कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स एंड दे विल नेम्ड सेपरेटली। तीसरा नियम कहता है कि भाई अगर 2 या 2 से अधिक काउंटिंग एक ही नंबर को बता रहा है तो हम लोग उस चेन को मेन चेन मानेंगे जिसमें एल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा हो। जैसे एक एग्जांपल से हमको समझ में आएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। और हाइड्रोजन तो हम लोग अपने मन से भर सकते हैं, CH3 CH2 और यहाँ 3 है तो CH, और यहाँ CH2 और ये CH3 CH CH3 और CH3, कार्बन के टेट्रावैलेंसी से पूरा किए। तो इस एग्जांपल में देखें, इस हाइड्रोकार्बन में देखें कि अगर हम लोग इस डायरेक्शन में गिनते हैं 1 2 3 4 5,
तो हमको कुल 5 कार्बन मिलता है। और इस डायरेक्शन में 1 2 3 4 5, तब भी 5 ही मिल रहा है। इस डायरेक्शन में 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तभी मतलब इस हाइड्रोकार्बन में कई प्रकार से गिनने के बाद भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 ही मिलता है। तो अब सवाल उठता है कि इसको मेन चेन माना जाए। अगर यही हाइड्रोकार्बन थोड़ा इस तरह का होता तब तो आराम से इसको मान लेते, 6 हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं 2 या 2 से अधिक काउंटिंग सेम नंबर दे रहा है, तो किसको मेन चेन मानेंगे? तो यहाँ जो IUPAC नोमेनक्लेचर है उसका कहना है कि भाई मेन चेन उसको मानेंगे जिसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा मिले। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग इसको अगर मेन चेन मानते तो इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप मिलता है, ये, और इस अल्काइल ग्रुप का नाम जस्ट बताए हैं, इसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से हम लोग अगर मेन चेन इसको माने 1 2 3 4 5 को माने, तो यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप मिलता है, एक और एक। ठीक है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है और ये है इथाइल ग्रुप। तो IUPAC सिस्टम का कहना है कि मेन चेन उसी को मानिए जिसमें अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा हो। तो ऑब्वियस है कि हम लोग जो स्टेट था उसमें हम लोग मेन चेन नहीं रखेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन चेन ये हो गया। तो ये जो है ये आपका मेन चेन कहलाया। ठीक है, मेन चेन या पैरेंट चेन। और इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 को हम लोग पेंट बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड को एनी बोलते हैं। ये आपका पैरेंट नेम हुआ। ये क्या हो गया? पैरेंट नेम हो गया। अब ये सब छूट गया, इन लोग का गिनती नहीं हुआ, तो इन लोग को एल्काइल ग्रुप की तरह या सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगला रूल कहता है कि द पैरेंट चेन इज काउंटेड टू गिव द पोजीशन टू द एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। पैरेंट चेन को हम लोग गिनती करेंगे ताकि इसको जगह बता सके, कितने नंबर पे ये बता सके। और गिनती उस तरह से करना है, उस साइड से करना है जिधर से एल्काइल ग्रुप की संख्या कम से कम हो। जैसे मान लीजिए हम लोग इधर से गिने तो 1 2 3 और 4, हमारा जो सेट बना हुआ 34 है। जबकि इधर से हम लोग गिनते हैं 1 2 3, आपका सेट 2 और 3 23। इसको हम लोग सेट रूल के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर से गिनने पर एल्काइल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिल रहा है 2 और 3। तो हम लोग कंफर्म हो लिए कि हम जो चेन को गिनेंगे वो इधर से ही गिनेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा रूल हो गया कि द पैरेंट चेन इज काउंटेड टू गिव द पोजीशन ऑफ द एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एंड काउंटिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड व्हिच गिव द मिनिमम पॉसिबल पोजीशन टू द एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब इस एल्काइल ग्रुप का पोजीशन इस पैरेंट चेन के आगे लिखेंगे। ये जो पैरेंट चेन है पेंटेन, उसके आगे एल्काइल ग्रुप लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे मान लीजिए यह कौन सा एल्काइल ग्रुप है? मीथेन है और यह इथेन है। तो ABCD में E पहले आता है, तो हम लोग इथेन पहले लिखेंगे, हाँ ना, और मीथेन बाद में लिखेंगे विद देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। पोजीशन के साथ लिखना है। 3 पर इथेन है तो आपको लिखना होगा 3 इथेन। क्या लिखना होगा? 3 इथेन। और 2 पर क्या है? 2 पर मीथेन, सॉरी 3 पर है इथाइल, 3 इथाइल। और 2 पर है मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 इथाइल और 2 मिथाइल। और पैरेंट पेंटेन तो आपका पैरेंट या मेन नेम है। और एक रूल, लास्ट रूल है कि भाई एक वर्ड और एक डिजिट के बीच में एक डैश देना है। और कहीं अगर 2 वर्ड आ गया लगातार, 2 डिजिट आ गया लगातार, तो कॉमा देना है। अंतिम बात है कि अगर कोई अल्काइल ग्रुप 2 या 3 बार हो तो उसको जो है सो हम लोग डाई और ट्राई या टेट्रा जो प्रीफिक्स होता है, डाई या फिर ट्राई या टेट्रा, वो सब हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं करेंगे। तो मोटा मोटी हम लोग का यही रूल में समझना है कि जो सबसे लंबा पॉसिबल चेन है उसको सेलेक्ट कर लेना है और नाम देना है अल+Ni। दूसरा, अगर एक से ज्यादा काउंटिंग सेम नंबर देता है तो हम लोग उसको पसंद करेंगे, उसको मेन चेन मानेंगे इसमें अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा हो। तीसरा है मेन चेन को इस तरह से गिनेंगे कि अल्काइल ग्रुप को पोजीशन कम से कम मिले। चौथा है कि भाई अल्काइल ग्रुप को पोजीशन के साथ लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और एक वर्ड और एक डिजिट के बीच में डैश देंगे और 2 डिजिट्स के बीच में कॉमा देंगे। और अंतिम है कि भाई अगर एक से ज्यादा बार कोई अल्काइल ग्रुप आया हो तो उसके लिए डाई ट्राई प्रीफिक्स को यूज करेंगे, लेकिन उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं मानेंगे।
तो ये था पूरा एल्केन्स का नोमेनक्लेचर। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पे कुछ हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे और फिर बाकी जो नोमेनक्लेचर है वो हम उसकी चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।